हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ लेट अस एक्सप्लेन। अब आपने कभी एनसीईआरटी की बुक्स में कहानी ज़रूर सुनी होगी, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा। और कहानी का सार भी बड़ा सिंपल सा था। जहाँ का राजा बुरा होता है वहाँ की प्रजा का भी ऐसा ही हाल होता है। वो खुद तो डूबता है, प्रजा को साथ लेके डूबता है। आज का जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो कुछ ही इस ही लाइंस पर है, दैट इज क्राइम एंड पॉलिटिक्स। द क्वेश्चन इज व्हाई वी टॉकिंग अबाउट दिस। तो हर चीज़ के पीछे एक न्यूज़ होती है और यहाँ भी एक न्यूज़ है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट has talked about that there is no party which is bringing laws to clean the politics. Supreme Court is so disappointed and we want to know कि ऐसा क्या हुआ है, तो उसके लिए हमें पूरा बेसिक जानना होगा। इस न्यूज़ के लिए अगर थोड़ा समझें कि न्यूज़ क्या कहना चाहती है, देन रिसेंटली बिहार में इलेक्शंस हुए थे और जब इलेक्शंस हुए तो एक्सपेक्ट किया गया था कि वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी क्रिमिनल एंटीसीडेंट, मतलब अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री एटलीस्ट लोगों को बताएंगे या पब्लिक डोमेन में डालेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, जैसे सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया एंड फाइनली इट टॉक्ड अबाउट इट इज़ नॉट लाइकली कि लेजिस्लेचर कोई ऐसा चेंज लेकर आएंगे जिससे पॉलिटिक्स इंडिया की क्लीन हो सकती है। तो सवाल ये बनता है कि ये सारी बातें क्यों हो रही हैं, ज़रा इसका बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है। तो बैकग्राउंड को हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे दैट इज़ व्हाट इज़ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो ज़रा टॉपिक को समझ भी लें। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कुछ ऐसा होता है जब क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में उतर जाते हैं और पॉलिटिक्स खेलने लगते हैं, और नहीं तो पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स साथ में आके एक ऐसा नेक्सस बनाते हैं जो देश के हित के अगेंस्ट चला जाता है। इसको क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं और ये अक्सर 3 तरीके से होता है, या तो मनी हो, या मसल पावर हो, या इलेक्शंस हो। मनी में क्या होता है, क्रिमिनल्स के पास बहुत पैसा होता है, वो फंडिंग करने लगते हैं। उसके बाद पॉलिटिशियन से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लॉ, लेजिस्लेशन या पॉलिसीज बनेंगी वो उनके हित के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, वो कहीं गुड़िया के जैसे उनको कंट्रोल करते हैं। दूसरा मसल पावर, अब उनके पास गुंडे, मवाली, हथियार वगैरह तो सब होते हैं, उसको इस्तेमाल करके लोगों को धमकी देते हैं और अपने हक में वोट्स लेते हैं। दिस इज मसल पावर। और तीसरा होता है इलेक्शंस। सम टाइम वो अपनी हिस्ट्री को छुपा लेते हैं, अपने दबंग हिस्से का इस्तेमाल करते हैं और इलेक्शंस में खड़े होकर जीत जाते हैं। इस 3 तरीके से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता है, या तो फंडिंग करो, या मसल्स का इस्तेमाल करो, या फिर खुद ही इलेक्शंस में उतर जाओ। और इससे देश का काफ़ी नुकसान होता है और उसी के बारे में हम बात करेंगे। बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि बेसिकली डेटा क्या बताता है। डेटा ये बताता है कि क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है। जहाँ पे जब डेमोक्रेसी मैच्योर होती है तो उम्मीद की जाती है कि साफ सुथरे नेता डेमोक्रेसी में आएंगे और देश के लिए काम करेंगे। बट हमारी कंट्री में देखा जा रहा है कि क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है टू द एक्सटेंट 2009 का जब इलेक्शन हुए थे तो क्रिमिनल एंटीसीडेंट कम से कम 30% थे। आउट ऑफ ऑल दी एमपीज 30% उसमें से उनके अगेंस्ट कोई किसी ना किसी तरीके की क्रिमिनल हिस्ट्री थी। पर जब 2014 के इलेक्शन हुए तो ये 34% हो गया बढ़ के, और उसके बाद 43% देखा जाता है 2019 के इलेक्शन में। सो वी आर सीइंग अ कांस्टेंट राइज। और अगर इस तरीके से रहा तो कब 50, 60, 70 क्रॉस कर जाए और कब ये देश टू बी रूल्ड बाय क्रिमिनल्स हो जाए, एक गुंडा राज आ जाएगा। और ये सही नहीं है किसी भी मायने में, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी और बाकी चीज़ों पे असर पड़ता है। आप इसका असर देख सकते हैं। सबसे पहले जो प्रजातंत्र है उसका मीनिंग बदल जाता है, इट स्टैंड डिस्क्रेडिटेड, उसकी इमेज खराब हो जाती है। लेजिस्लेचर की लेजिटिमेसी खराब होती है, क्योंकि जो लॉ मेकर है वही लॉ ब्रेकर बन रहा है। वो लॉज ऐसे लेकर आते हैं कि क्रिमिनल्स पकड़े नहीं जाते, उल्टा वो खुलेआम घूमते हैं। इसका असर जुडिशरी पे भी देखा जाता है, जहाँ पे हमारा कन्विक्शन रेट नियरली 40% ही है, तो 60% लोग खुलेआम घूमते हैं एक क्राइम करने के बाद, जिससे पूरा का पूरा सिस्टम डिस्क्रेडिट हो जाता है। क्वालिटीज ऑफ लॉ बुरी हो जाती है, बिकॉज लॉ ऐसे बनते नहीं हैं जो उनको पकड़ें, उल्टा ऐसे कि वो खुले हो जाएं। जैसे विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं इतना वीक है कि उल्टा ये विसल ब्लोअर के अगेंस्ट चला जाता है। कोई जाके क्राइम के अगेंस्ट बोलता है तो वो मारे जाते हैं। और व्यापम केस में तो ऐसा देखा गया था कि 30 से 40 विसल ब्लोअर को रातों रात मार दिया गया।
पर उसके बाद भी कोई इंक्वायरी नहीं होती है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं था। ऐसा कैसे हुआ कि जो क्रिमिनल थे वो पकड़े नहीं गए, पर जो सामने आके इंक्वायरी में साथ दे रहे थे वो खत्म कर दिए गए? और इसका रीजन ये है कि हमारे लॉ वीक हैं, हमारा सिस्टम वीक है, और उस सब का रीजन ये है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो चुका है। जो लॉ बना रहे हैं उनकी नीयत खुद गंदी है। इसका और असर होता है, लीडरशिप बुरी होती है। ओवरऑल कंट्री की गवर्नेंस उसकी लीडरशिप पे बिलोंग करती है, डिपेंड करती है कि कितना हद तक वो कैसी लीडरशिप दे रहे हैं। देयर वाज टाइम, आप रघुराम राजन का एग्जांपल ले लिए, जब वो आरबीआई में थे तो जब आरबीआई को कोई जानता नहीं था, आरबीआई इतना फेमस हो गया। वहीं पे बाकी और लीडर्स आए, अब आरबीआई के बारे में बहुत कम जाना जाता है। तो लीडरशिप बहुत ज़्यादा फर्क करती है। जैसे साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, और उसके बाद देखा गया करप्शन जब बाकी लीडर्स आए थे। इसका असर ये होता है कि ओवरऑल गवर्नेंस आपकी बुरी हो जाती है, पब्लिक सर्विसेज बुरी हो जाती हैं। बिकॉज पब्लिक सर्वेंट को गाइडेंस कौन देता है, पॉलिसी में हेल्प कौन करता है? जब ऊपर से आपको पता है करप्शन आ रहा है, तो करप्शन भी क्या करता है, ट्रिकल डाउन करता है। प्रॉस्पेरिटी का तो नहीं पता कि ऊपर से लेके नीचे आ रही हो या नहीं, पर करप्शन ऐसे ही ट्रिकल डाउन करता है। कहते हैं ऊपर बड़े घपले होते हैं, नीचे छोटे छोटे घपले होते हैं, पर सब एक दूसरे की कमर छुपाते हैं। सबको पता है कि सब उतने ही पानी में डूबे हुए हैं। तो पब्लिक सर्विसेज बुरी होती हैं, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी प्रेफर ही नहीं की जाती, क्योंकि बाद में सबकी पोल खुलती है। साथ में सोशल डिसहार्मनी देखी जाती है। जब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता है तो फिर मोरालिटी के लिए कोई जगह नहीं होती, एथिक्स के लिए कोई जगह नहीं होती। ऐसे केस में साम, दाम, दंड, भेद, हुक या क्रुक किसी भी तरीके से जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्शन इज रिड्यूस्ड टू विनिंग, नॉट अबाउट मेकिंग डिफरेंस, नॉट अबाउट पब्लिक सर्विसेज। इसकी वजह से सोशल डिसहार्मनी देखी जाती है। और इसके एग्जाम्पल हैं, जितने भी बड़े बड़े आपके कम्युनल राइट्स हुए हैं, दोज हैव हैपेंड अकर्ड नियरली इलेक्शंस। आप 2014 का मुजफ्फरनगर राइट देख लें, 2002 के गुजरात राइट देख लें, या फिर कोई और इलेक्शंस के आसपास या तो स्टेट के इलेक्शन होते हैं या नेशनल इलेक्शन हो रहे होते हैं। तो काफी हद तक इसकी वजह से सोशल डिसहार्मनी देखी जाती है और यूथ को एक गलत मैसेज जाता है कि क्राइम पेस, क्राइम करो, पकड़ने वाला तो कोई है नहीं। ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी सब सफ़र करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम अपने देश का विकास चाहते हैं तो इन सब मुद्दों पे काम करें। इसीलिए पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होने लगे और हर तरीके से कोई ना कोई काम करने लगा। इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी इसके बारे में वरिड थे। इसलिए आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में लगता है तो। साथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 प्रोवाइड्स फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन इफ ही इज कन्विक्टेड इन केस ऑफ क्रिमिनल केस फॉर मोर देन 2 years। अब इस सेक्शन 8 को लेके आया गया था, बट इसके इम्प्लीमेंटेशन में काफी मुद्दे रहे, इसीलिए जुडिशरी बीच में आ गए। जुडिशरी पहले भी डिसअपॉइंटेड थी कि लेजिस्लेचर ज्यादा काम नहीं करेंगे, इसीलिए उनको बीच में आना ही होगा और सेपरेशन ऑफ पावर में उनको ये रोल प्ले करना पड़ता है। अब जुडिशरी ने क्या किया, जुडिशरी बहुत टाइम से रिफॉर्म्स लेकर आ रही है जो कि 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किए जा सकते हैं। एक तो जनरल रिफॉर्म है, दूसरे रिफॉर्म है जो कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे काम करते हैं, और तीसरे तरीके के नॉर्म है जो कि डिस्क्वालिफिकेशन पे काम करते हैं अगर आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस है तो। अब जरा इन रिफॉर्म को एक एक करके समझते हैं। जो सबसे पहले जनरल रिफॉर्म है वो कुछ ऐसे हैं, जैसे 2014 का नोटा रिफॉर्म। दैट मीन्स अगर आपको कोई नहीं पसंद तो नो वोट देकर आइए कि मुझे कोई नहीं पसंद, सीधा आपका वोट ऑफ डिसेंट चला जाता है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो टॉक्स अबाउट सेटिंग अप स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स बेसिकली MP MLAs के अगेंस्ट जो केसेस हैं उसके लिए डील करेगा और बहुत ही क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस के बारे में बात करता है। बिकॉज ये मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं, इनका जितना जल्दी इलाज निकाला जाए उतना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यही आपके लीडर बनेंगे। साथ में सेकेंड कैटेगरी ऑफ रिफॉर्म, जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात की, राइट टू इन्फॉर्मेशन आ तो गया था, वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी लाने की बात की। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला वेरियस केसेस के अंदर, जैसे 2002 का एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR 2002 का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसी भी पर्सन को हु इज गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन उसे 3 तरह की इंफॉर्मेशन देनी होगी।
एजुकेशन स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस और साथ में क्रिमिनल एंटीसीडेंट, कितना पढ़ाई की है, कितना वेल्थ है और क्या कोई क्रिमिनल केस है उसके अगेंस्ट या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला किसी भी मतदाता को यह जानने का अधिकार होता है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डाली जाए। सुप्रीम कोर्ट यहां नहीं रुका। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे रिफॉर्म लेकर आया। जैसे 2018 में PIF पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन 72 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देनी होंगी जब इलेक्शन नोटिफिकेशन आ जाती है। और साथ के साथ पॉलिटिकल पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे डाली जाए, जिससे कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन हो कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं। अब मुद्दा ये हुआ, प्रॉब्लम ये हुई कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये बात बोल दी और इस बार बहुत ही ज्यादा असर्टिव होकर बोली। अब इसी की वजह से कहानी आगे बढ़ जाती है। अब 2020 में उम्मीद की गई थी, पर 2021 में या उससे पहले के आसपास इसी बीच में और इलेक्शंस हो गए, जैसे बिहार का इलेक्शन। अब बिहार के इलेक्शन में देखा गया कि उम्मीद की गई थी कि वो अपने केस को डिस्क्लोज करें, बट ऐसा नहीं हुआ। इससे ही परेशान होके जो आपका जजमेंट है वो काफी सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट इसलिए भी है जो हम थर्ड कैटेगरी ऑफ रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। पहले हमने बात करी जनरल रिफॉर्म, दूसरा ट्रांसपेरेंसी के लिए थे जो ADR से लेके 2020 के केस तक चलते हैं, और तीसरा सेट ऑफ रिफॉर्म है आपके रमेश दलाल से लेके जयललिता केस तक और उसके बाद भी। रमेश दलाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला जहां सेक्शन 8 ऑफ द RPA डिस्क्वालीफाई करता है फ्रॉम अ पर्सन फ्रॉम कंटेस्टिंग अ इलेक्शन अगर वो 2 साल से ज्यादा कन्विक्टेड है इन अ क्रिमिनल केस, सुप्रीम कोर्ट ने उसको असर्टिव होके बोल दिया कि दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू कंटेस्ट इलेक्शन। पर 2013 के आसपास क्या हुआ, इस दौरान बीच में पॉलिटिकल पार्टीज ने एक अमेंडमेंट पास किया कि अगर 90 डेज के अंदर आप एक पिटीशन फाइल कर देते हैं हाई कोर्ट में जाके, अब उसकी जजमेंट आए या ना आए, अगर आपने फाइल कर दिया है तो आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। इससे RPA ऑलमोस्ट नल एंड वॉइड हो गया, बिकॉज मोस्टली यही होता था, केस लंबे चलते थे और कोई फायदा नहीं हुआ। फाइनली सुप्रीम कोर्ट दोबारा परेशान होकर 2013 में लिली थॉमस केस में ये क्लियर कर देती है कि देखिए आप चाहे कहीं भी जाके अपील करें, जब तक आप गिल्टी साबित नहीं होंगे आप डिस्क्वालीफाइड हैं। इससे बहुत राहत मिली, पर इतनी नहीं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट और भी केसेस को लेकर आती है। 2016 से लेकर 2019 के बीच में सुप्रीम कोर्ट अगेन टॉक्ड अबाउट अ पर्सन शुड बी डिस्क्वालीफाइड अगर उसके अंदर क्रिमिनल केसेस हैं। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अराउंड 2016 के अगेंस्ट कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके अगेंस्ट हीनियस क्राइम के अंदर कोई FIR दर्ज की गई है और हाई कोर्ट या किसी और कोर्ट ने प्रॉपर फ्रेम कर दिया गया है, देन इवन इफ जजमेंट ना पास हो उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। अब ये थोड़ा ऐसा केस हो जाता है कि जज ने या कोर्ट ने ये साबित नहीं किया है, बट प्राइमा फेसिया पहली बार एविडेंस को देखने के साथ कोर्ट में से दैट देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी दैट दिस पर्सन इज अ क्रिमिनल। साबित नहीं हुआ है, अभी पूरी प्रोसीडिंग नहीं हुई है, पर प्राइमा फेसिया पहली बार देखने के बाद अगर ये कोर्ट बोल देता है। अब सुप्रीम कोर्ट बोलता है वैसे तो हमारा लॉ ये है कि लेट द 1000 क्रिमिनल्स गो फ्री बट नॉट इवन अ 1 इनोसेंट गो टू हेलोस। मतलब कुछ ऐसा हमारा लॉ है कि हम नहीं चाहते जो गिल्टी ना हो या फिर जो क्रिमिनल ना हो उसको बेसिकली किसी तरीके की पनिशमेंट मिले, बट यहाँ ये जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हमने देखा ना पूरा लीडरशिप से लेके गवर्नेंस के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि हीनियस क्राइम के केस में पर्सन को ना अलाउ करें। इसीलिए ये सारे रिफॉर्म लाए गए, पर एज आई सेड असर ये था कि रिफॉर्म हो नहीं रहे थे, उल्टा हाल ये है कि क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है और इसीलिए डिसअपॉइंट होके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है। अब इस जजमेंट में कहा क्या गया, इस जजमेंट में कुछ ऐसी चीजें कही गई जिसकी वजह से सारी की सारी पार्टीज ऑफेंड हो चुकी हैं या फिर दे आर वरिड। एक्चुअली जजमेंट में कहा गया कि जो सिंबल ऑर्डर है 1968-69 के आसपास का, जिसकी वजह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक इलेक्शन सिंबल अलॉट किया जाता है, वो उनसे छीन लिया जाएगा
अगर बाय द वे वो ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन करते, अगर वो जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन डाली जानी है वो नहीं डालेंगे, तो उनसे नेशनल सिंबल छीन लिए जाएंगे। अब पार्टीज ये कह रही है कि ये बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट है, आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं, उस पर काम करो। एक मैकेनिज्म टू बी हर्ड होना चाहिए, या फिर फाइनेंशियल पेनल्टी लगा दो। इस तरीके से इतनी हार्श पनिशमेंट देना मे बी शायद सही नहीं है। एंड दैट्स वाई ये मुद्दा वापस आ जाता है कि क्या किया जाना चाहिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए। इसीलिए हम आगे इसके नेक्स्ट सेशन में मूव करते हैं, बिकॉज हम कभी मुद्दे पे आके नहीं रुकते, मुद्दे के सिर्फ चैलेंजेस के बारे में बात नहीं करते, हम सजेशंस भी देते हैं। नाउ लेट्स मूव टू सजेशंस। अब सजेशंस में देखा जाए तो एक डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती है। अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये ध्यान दिया जाता है कि जो एंड है और मीन्स के बीच में बैलेंस हो। मतलब आप जो अटेन करना चाहते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव है, मे बी उससे 10 अच्छी चीजें हो रही है आपकी, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, राइट? और ये आपका मीन्स है। अगर आप जो मीन्स यूज कर रहे हो उससे 20 बुरी चीज हो रही है, -20 + 10 = -10, देन दिस इज नॉट अ गुड मीन्स जो कि आपको यूज करना चाहिए। मे बी ऑब्जेक्टिव से 10 अच्छी चीजें अटेन हो रही हो और मीन से 2 बुरी चीजें हो रही हो, देन 10 - 2 8 आ गया। अब यहां पे आप रिस्क ले सकते हो। अगर आपकी जगह मैं होती तो रिस्क ले लेती, और ये शायद कुछ ऐसा ही रिस्क है। जिस हिसाब से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का देश पे नुकसान होता है, ये रिस्क लिया जा सकता है। एंड दैट्स वाई दिस इज समथिंग, इस पे काम किया जा सकता है। साथ में दिनेश गोस्वामी कमेटी के रिकमेंडेशंस पे काम किया जाना चाहिए, विच टॉक्ड अबाउट फंडिंग पे काम करो, लीगल एक्शंस पे काम करो और जुडिशियल एक्शंस पे काम करो। जैसे फंडिंग में क्या है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन करो। ऐसे केस में क्या होगा, वो जो मनी और मसल पावर वाला जो नेक्सस है ना, वो कम हो जाएगा। पॉलिटिशियंस को क्रिमिनल मनी पे डिपेंडेंस नहीं रहेगी। साथ के साथ जो लीगल एक्शंस है उस पे काम किया जा सकता है कि आरपीए को और एम्पावर करो कि टाइमली एक्शन लिया जाए। स्पेशल कोर्ट्स वगैरह पे एक्चुअली काम किया जा सकता है जुडिशियल रिफॉर्म लाने के लिए। साथ में ओवरऑल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म करने की जरूरत है, जो कि इतना बुरा है कि आसानी से जजमेंट नहीं आते। एंड ओवरऑल इन सब को ध्यान रखने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों को एजुकेट किया जाए। बिकॉज एट द एंड ऑफ इट, अगर ये सही था, यथा राजा तथा प्रजा, शायद डेमोक्रेसी से पहले के राज के लिए ये सही था, पर अब ऐसा है यथा प्रजा तथा राजा। आप अपने राजा को चुनते हैं। जितनी एजुकेटेड हमारे लोग होंगे उतने ही एजुकेटेड वो लीडर्स को इलेक्ट करेंगे। इसलिए लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन यही है कि यही किया जाए। नाउ दैट इज फॉर ऑल, एंड इफ यू लाइक आवर सेशन, देन लाइक अस, subscribe us and connect to us, because we are present on various social media platforms just to help you. Thank you so much.